हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में जब आरसीसी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव्स किए थे तो उसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 जो हम लोगों का लिमिट स्टेट मेथड है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन थे। अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोगों का एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन और डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। इन दोनों से कंबाइंड हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों आपको न्यूमेरिकल सब यूनिट है एक तरह से, इसमें ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों से बहुत कम बनते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ही आज के क्लास में हम ये यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 दोनों के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल आज शायद 12-13 क्वेश्चन आज भी डिस्कस करेंगे। इसमें आपको सारे ही कॉन्सेप्ट जो होंगे वो सिंगली और डबली एनफोर्स्ड के इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विद Fe415 बार्स इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन इज। हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पढ़े थे कि दो तरह का न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक हम लोगों का लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए दो कंडीशन है, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला कि आपको IS कोड में डायरेक्टली उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है आपको 0.53 इंटू डी, 0.48 इंटू डी और 0.46 इंटू डी। ये अलग अलग आपके स्टील्स के लिए है। और दूसरा तरीका है जो आपके पास, जो हम लोग डिराइव करके फॉर्मूला निकालते हैं एक्सियो लिमिट का, तो ये आता है आपको 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 Fy। इसी में जब हम लोग Fy में एक एक करके स्टील का वैल्यू पुट करते हैं, हम लोगों के पास 3 स्टील है, Fe250, Fe415 और Fe500। जब हम इसमें Fe250 पुट करते हैं तो मतलब यहाँ पे हम 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं, फिर इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आता है आपको 0.53 इंटू, ये एक्चुअल लिमिट का फॉर्मूला होता है, इंटू डी। तो ये आ जाता है 0.53। मतलब ये जो टोटल वैल्यू है ब्रैकेट में, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.53। तो ये किसके लिए आता है? Fe250 के लिए। फिर जब हम लोग इसको 415 रखते हैं तो ये 415 के लिए 0.48 आता है और 500 के लिए 0.46 आता है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये IS कोड में आपको डायरेक्टली गिवन है, पेज नंबर 39 या 43 पे आपको ये वाला वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। अगर हम लोग डेरिवेशन से समझने की कोशिश करें, अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आपको स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग ये वाले को सॉल्व किए थे। अगर आप लेक्चर्स देखेंगे जो आपका थ्योरी लेक्चर्स है तो उसमें हम लोग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाले थे, तो ये वाला फॉर्मूला आया था। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसमें आप Fy पुट कीजिए, जो भी आपको Fy पुट करना है उससे आपको ये वाला वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं Fe415 के लिए, तो आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, Fe415 के लिए 0.48 इंटू डी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 0.46D, 0.48D, 0.5D और 0.53D। तो 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.48D। सेकेंड क्वेश्चन है, इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेज अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील द बीम इज कॉल्ड। हम लोग जब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक अंडर रेनफोर्स्ड बीम होता है, एक बैलेंस्ड बीम होता है और एक आपका ओवर रेनफोर्स्ड बीम होता है। तो अंडर रेनफोर्स्ड क्या होता है, बैलेंस्ड क्या होता है, ओवर रेनफोर्स्ड क्या होता है। तो बैलेंस्ड वो बीम होता है जिसमें आपका ये, अगर आपका एक, हम लोग अगर रेक्टेंगुलर बीम का एग्जाम्पल लें तो इसमें आपका ये कहीं पे न्यूट्रल एक्सिस है, तो उसके ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है, उसके नीचे वाला टेंशन जोन है। तो कंप्रेशन जोन में हम लोग क्या मानते हैं कि कंक्रीट जो है ये आपको सारा लोड बियर कर रहा है, और टेंशन जोन में हम लोग मानते हैं कि स्टील आपका सारा लोड जो है वो आपका बियर कर रहा है। तो जब आपका बैलेंस सेक्शन किसको बोलते हैं? जब ये स्टील, इसका मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है? 0.87 Fy हो सकता है, क्योंकि स्टील जो है वो मैक्सिमम 0.87 Fy ही हम लोग स्ट्रेस लेते हैं लिमिट स्टेट में। हम लोग टोटल Fy तो लेके चलते नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग ये चीज़ समझे थे। और कंक्रीट में हम लोग लेकर के चलते हैं 0.446 Fc के। तो ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेस है कंक्रीट का, और ये आपको स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो जब आपको कंक्रीट इस स्ट्रेस पे पहुंच जाए, स्टील इस स्ट्रेस पे पहुंच जाए, मतलब दोनों जो कंक्रीट और स्टील से कंबाइन करके आप आरसीसी सेक्शन बना रहे हैं, वो दोनों जब एक साथ फेलियर मोड पे पहुंचेगा तो वो कहलाएगा आपका बैलेंस सेक्शन। इसमें क्या होता है कि ना आपका कंक्रीट ज़्यादा दिया है ना स्टील ज़्यादा दिया है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में दिया है। अब ये हो जाता है आपको बैलेंस। जब आपका ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, मतलब अगर आप जब कंक्रीट ज़्यादा देंगे या जब आप स्टील ज़्यादा देंगे तो एक अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा, एक ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। तो जब आप स्टील ज़्यादा देंगे तो वो कहलाएगा आपको ओवर रेनफोर्स्ड, और जब आप स्टील कम देंगे तो वो कहलाएगा आपका अंडर रेनफोर्स्ड। तो स्टील कम देने का मतलब क्या है? कंक्रीट आपका ज्यादा हो गया, तो कंक्रीट ज्यादा हो गया तो स्टील कम हो गया। इसका मतलब है कि पहले जो आपका क्या होगा कि स्टील अगर आपका कम है तो इसका मतलब स्टील आपका पहले आपका स्ट्रेस उसमें मैक्सिमम पहुंचेगा। तो जब स्टील आपका मैक्सिमम स्ट्रेस 0.87 Fy पहुंच जाएगा तो हम लोगों को पता है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े हैं, अगर हम लोग इसको
कोई भी हम लोग एक Fe250 का जैसे मान लेते हैं, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ तक हम लोगों को यील्ड स्ट्रेस मिल रहा है, यही यील्ड स्ट्रेस हम लोगों का Fy है, लेकिन अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट तो कहीं यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो जोन है जिसको हम लोग शेड कर रहे हैं, ये क्या है आपका इलास्टिक जोन है, और ये यहाँ तक का जो जोन है, ये इसको हम लोग इस तरह से शेड कर रहे हैं, ये क्या है आपका प्लास्टिक जोन है। तो हम लोगों को पता है कि जब स्टील आपका मैक्सिमम स्ट्रेस 0.87 Fy पहुंच जाएगा, मतलब ये यील्ड स्ट्रेस तक का जो आपका वैल्यू ये पहुंच जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ये प्लास्टिक जोन में जाएगा, मतलब स्टील आपका धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करना शुरू होगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा मैक्सिमम इस लोड पे पहुंचने पे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में उसमें डिफ्लेक्शन आने लगेंगे, परमानेंट स्ट्रेन आने लगेगा। परमानेंट स्ट्रेन आएगा तो आपको विजिबल होने लगेगा कि इसमें क्रैक्स आ रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप उस बिल्डिंग से सेफली निकल जाएंगे। तो हमारे लिए ये कंडीशन जो होता है ये सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर आप रेनफोर्समेंट ज़्यादा दे दिए, यहाँ पे अगर आपको जितना रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट आ रहा है आप उससे भी ज़्यादा दे दिए, जिसका मतलब आप कंक्रीट कम दिए, तो कंक्रीट कम दिए तो आपका कंक्रीट पहले ब्रेक होगा। अब कंक्रीट क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल तो जैसे ही कंक्रीट आपको 0.446 FCK पे पहुंचेगा, वैसे ही कंक्रीट आपका टूट करके गिरना चाहेगा। जब टूट के, क्योंकि वो डक्टाइल है नहीं जो उसमें परमानेंट स्ट्रेन आएगा, तो वो ब्रिटल है, तो ब्रिटल है तो वो टूटना चाहेगा, तो वो क्या होगा, सडनली आपको जो कंक्रीट पे जैसे स्ट्रेस यहाँ तक पहुंचेगा वो सडनली ब्रेक कर जाएगा। सडनली ब्रेक करेगा तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो सडनली फेल हो जाएगा, आपको साइंस नहीं मिलेंगे, आपको बच के भागने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग या तो बैलेंस सेक्शन बनाना चाहते हैं कि स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ स्ट्रेस में पहुंचे, तो जब स्टील और कंक्रीट एक साथ पहुंचेगा तो स्टील क्या करेगा, साइंस शो करेगा, साइंस शो करेगा तो हम लोग को टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनाएं, मतलब हम लोग रेनफोर्समेंट थोड़ा कम कर दें, कंक्रीट थोड़ा बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि रेनफोर्समेंट जब पहले फेल होने लगेगा तो हम लोगों को टाइम मिल जाएगा। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन तो IS कोड परमिट ही नहीं करता है डिजाइन करने के लिए कि रेनफोर्समेंट ज़्यादा दे दे, कंक्रीट कम दे दे, सडनली फेलियर हो जाएगा, तो ये IS कोड आपको मना करता है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर सिंगली रेनफोर्स बीम में परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, मतलब है कि आपका कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो आपके स्टील से पहले पहुंच रहा है, तो किस में पहुंच रहा है, जिसमें आपका कंक्रीट कम स्टील ज़्यादा है, मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, मतलब 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, if the area of tension reinforcement provided is less than that required for a balanced section then the RCC beam section is called। सेम अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही डिस्कस किए हैं। इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, जो हम लोग टेंशन जोन में जो ये स्टील देते हैं इसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो ये अगर आपका कम दिया जाए जो बैलेंस सेक्शन में रिक्वायर्ड होता है, ये वजह से हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो रिक्वायर्ड हुआ इससे अगर आप कम देते हैं रेनफोर्समेंट तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस और न्यूट्रल सेक्शन लिखा है। इसका मतलब है कि 3 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन A, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज दैट, मतलब 4 एजम्पशन दे रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा एजम्पशन है जो हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में लेते हैं। तो पहला एजम्पशन है ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील रेनफोर्समेंट ओनली, the steel and concrete are stressed within its elastic limit, there is sufficient bond between steel and concrete। फोर्थ ऑप्शन है all options are correct। तो अगर आप एजम्पशंस याद करेंगे जो हम लोग फ्लेक्सर कंडीशन में जब हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें आप देखेंगे तो ये जो पहले तीनों एजम्पशन है, ये तीनों एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं। क्या क्या है एजम्पशन, पहला एजम्पशन है ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील रेनफोर्समेंट ओनली। हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका कंक्रीट है इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग स्टील दे रहे हैं, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, और यहाँ हम लोगों का कहीं न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कंक्रीट है। एक्चुअली होता ये पूरा ही कंक्रीट है, लेकिन ये जो नीचे वाला कंक्रीट है इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है ये आपका टेंशन जोन में आएगा। तो टेंशन जोन में आएगा तो जो कंक्रीट होता है टेंशन जोन का, ये हम लोगों का जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको नहीं लेगा, हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हम लोगों को पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का 0.7 √FCK होता है। तो ये अगर आप फॉर एग्जाम्पल 25 के लिए चेक कीजिएगा, M25 के लिए, तो ये आएगा 3.5 न्यूटन पर mm²। मतलब एक कंक्रीट जिसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm² है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² है, तो बहुत कम है। तो इसको क्या करता है, इसको इग्नोर करके चलता है, हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि ये हम लोगों का 0 है। तो इसका मतलब है कि जितना भी टेंशन आ रहा है वो आपको इस जोन में तो टेंशन आ नहीं रहा है, टेंशन तो इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ही आ रहा है, ऊपर तो कंप्रेशन आ रहा है। तो इसमें जब आप कंक्रीट को हटा दिए तो रिमेनिंग क्या रह गया, आपका स्टील रह गया। इसका मतलब है कि ये जो स्टील है टेंशन रेनफोर्समेंट, यही आपका सारा टेंसाइल स्ट्रेस ले रहा है। तो पहला एजम्पशन जो है वो आपका राइट हो गया।
सेकेंड एजम्पशन कह रहा है स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। हम लोग ये मान के ही चलते हैं, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अभी बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 2 के लिए, इसमें आपको बताए थे कि हम लोग जैसे स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस किए थे, तो हम लोग ये जो वैल्यू लिए थे ये हम लोग यील्ड स्ट्रेस ही लेके चलते हैं। सेम हम लोग जब कंक्रीट की बात करते हैं कि अगर हम लोग जो कंक्रीट का इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग वही वैल्यू लेके चलते हैं जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, मतलब हम लोग यील्ड स्ट्रेस लेके चलते हैं। तो मतलब हम लोग इलास्टिक लिमिट तक में क्या कर रहे हैं, स्टील और कंक्रीट दोनों को स्ट्रेस कर रहे हैं, वहां तक का हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, हम लोग उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक का वैल्यू नहीं लेके चल रहे हैं। तो दूसरा एजम्पशन भी आपका करेक्ट हो गया। तीसरा एजम्पशन है देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। हम लोग ये आरसीसी जो बना रहे हैं, आरसीसी हम लोग बना ही इस कंडीशन पे रहे हैं कि जब हम एक ये हमारा कंक्रीट है, इसमें हम यहाँ पे इस तरह से 3 या 4 या 2 कुछ भी स्टील दे रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं ना कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा, तभी तो जब लोड पड़ रहा है तो कंक्रीट अलग बेंड नहीं कर रहा है, स्टील अलग बेंड नहीं कर रहा है, दोनों एक साथ बेंड कर रहा है। आप अपने घरों में भी देखते होंगे तो नॉर्मली जो आपका बीम है या आपका स्लैब है, आप जब कोई पुराने घर में जाते हैं तो देखते होंगे कि वो स्लैब थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो रेनफोर्समेंट डिफ्लेक्ट होकर बाहर नजर आ रहा है और स्लैब का कंक्रीट एज इट इज है, वो दोनों एक साथ ही डिफ्लेक्ट करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड होता है। तो हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग है स्टील और कंक्रीट के बीच में। तो आपका तीसरा एजम्पशन भी राइट हो गया। तो जब तीनों एजम्पशन राइट है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम लोगों का फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सेक्शन ऑफ अ रेनफोर्स्ड बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंट कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेन्स परमिसिबल स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। कह रहा है कि उस सेक्शन का नाम बताइए जिसमें हम लोगों का मोस्ट डिस्टेंट कंक्रीट फाइबर, मतलब है कि ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो इससे सबसे दूर हमारा कंप्रेशन फाइबर ये है और सबसे दूर हमारा टेंशन फाइबर ये है। तो कह रहा है कि एक ऐसा सेक्शन बताइए जिसमें आपका यहाँ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली रीच करता हो। तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारा 3 तरह का सेक्शन होता है, इसमें से अगर आपका स्टील कम रह जाएगा तो आपका दोनों में से स्टील पहले स्ट्रेस हो जाएगा, कंक्रीट स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्टील स्ट्रेस हो जाएगा तो हम लोगों को डिफ्लेक्शन आने लगेंगे। हम लोग ओवर रेनफोर्स देते हैं तो इसमें आपका कंक्रीट पहले स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि आप स्टील ज्यादा दिए हुए हैं। जब आप बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हमारा इधर जितना कंक्रीट है इधर उतना स्टील के इफेक्ट के बराबर होगा। मतलब जैसे ही लोड पड़ेगा मैक्सिमम लोडिंग, तो वो आपको दोनों कंक्रीट और स्टील एक साथ आपको बेंड करेंगे, एक साथ उसमें दोनों में मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंचेगा। इसका मतलब है कि इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ पे जीरो स्ट्रेस है, यहाँ से स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा कॉम्प्रेसिव ऊपर की तरफ और यहाँ से स्ट्रेस बढ़ेगा टेंसाइल नीचे की तरफ। तो दोनों साइमल्टेनियसली अपने अपने एक्सट्रीम फाइबर पे एक साथ पहुंचेंगे। ये होता है सिर्फ आपका बैलेंस सेक्शन में। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बैलेंस सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 अगर आप देखिएगा तो तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, तीनों के ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट से ही अब तक आपका 3 क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस फॉर एन एनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ साइज 250 mm इन width and 550 mm in depth with effective cover of 50 mm for reinforcement using Fe500 steel is। कह रहा है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बताइए। आपको कंडीशन दे दिया है 250 mm वाइड बीम दे दिया है, ये बीम है जैसे इसका विथ 250 mm दे दिया है और आपको इसमें डेप्थ दे दिया है 550 mm। तो 550 mm जो है वो आपका ओवरऑल डेप्थ है, क्योंकि आपको इफेक्टिव कवर भी दे रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका 550 mm ओवरऑल डेप्थ है और इसमें इफेक्टिव कवर जो है ये आपका 50 mm का भी प्रोवाइड कर रहा है। अब कह रहा है कि Fe500 स्टील यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बताइए। तो हम लोगों को पता है कि Fe500 में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो 0.46 इंटू डी हो जाता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को ये विथ वगैरह का तो जरूरत ही नहीं है, इसमें हम लोग डायरेक्टली 0.46 इंटू हम लोगों का डेप्थ कितना हो जाएगा 550। अगर आपका ओवरऑल है इसमें से आप 50 माइनस करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा 500 mm। तो 0.46 इंटू 500 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 230 mm। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है 230, 240, 265, 210। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए, 230 mm। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये डेप्थ चाहिए होता था, आपको ये विथ का जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको इफेक्टिव विथ ऑफ द बीम भी आपको दे दिया है ताकि आपको मतलब
आप कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप XU निकालना शुरू कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे 0.87 FY/AST। इस वजह से आपको जो डेटा है वो थोड़ा ज़्यादा करके दे देता है कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, क्वेश्चन में लिमिटिंग डेप्थ लिखा है, आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है D is the effective depth and N is the depth of neutral axis of a singly reinforced beam. The lever arm of the beam is. लीवर आर्म क्या होता है कि हम लोगों का ये एक कॉन्क्रीट बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, तो इसमें यहाँ हम लोग टेंसाइल इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, यहाँ हम लोगों का न्यूट्रल एक्सिस है। तो हम लोग का ये जो कॉम्प्रेसिव जोन है, इसके जो हम लोगों का एक CG होगा, वहाँ से लेकर के ये जो हमारा टेंसाइल जोन है, तो टेंसाइल जोन तो क्योंकि सिर्फ ये एक लाइन ही है, यहाँ इन्फोर्समेंट देते हैं, तो ये C फोर्स है और ये T फोर्स है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये कपल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं। तो हम लोगों को पता है कि सिंगली रेनफोर्स में जो हमारा ये C फोर्स होता है, ये हम लोगों का क्या होता है, स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोगों को निकलता है, टॉप से जो डिस्टेंस होता है ये आता है 0.42 XU। तो हम लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस जो है हम लोगों का 0.42 XU होता है। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ कि न्यूट्रल एक्सिस को N से डोनेट किया है, इसका मतलब क्या है कि 0.42 N आपका ये वाला डिस्टेंस हो गया। तो आपको ये लीवर आर्म है, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ आपको इस रेनफोर्समेंट के सेंटर तक बताया हुआ है। तो अगर आप इस इफेक्टिव डेप्थ में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकल करके आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, D माइनस 0.42 N, यही करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है, D प्लस 0.42 N और D माइनस 0.42 N। तो आपको पता है कि D माइनस 0.42 N आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D माइनस 0.42 N। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फॉर अ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन 200 mm by 250 mm द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज 500 mm स्क्वायर। द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन या विल डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। आपको एक सेक्शन दे रहा है 200 by 250, मतलब ये बीम जो है इसका विड्थ है आपको 200 और इसका जो डेप्थ है ये है आपको 250। अब कह रहा है कि इसमें ये आपको इसमें एरिया ऑफ स्टील जो हम लोग ये प्रोवाइड किए हुए हैं, ये प्रोवाइड किए 500 mm स्क्वायर। अब बताइए कि ये सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है, बैलेंस्ड है, या फिर आप इसको चौथा ऑप्शन दे रहा है कि विल डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, मतलब ये स्टील और कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेक्शन बैलेंस्ड है या अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर हम लोगों को पता है कि ये किस स्टील का है, हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये कौन सा स्टील है, मतलब Fe250 है या Fe415 है या Fe500 है। तो जब ये तीनों नहीं पता है तो आप लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पता रहेगा तभी आप फॉर्मूला लगाइएगा 0.53, 0.48, 0.46। तो आपको एक ये हो गया कि आपको स्टील का आइडिया नहीं है कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या है। दूसरा कि अगर आप नॉर्मली न्यूट्रल एक्सिस ही चेक करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK/B। इसमें आपको Fy नहीं पता है, AST पता है, FCK नहीं पता है, B पता है। तो मतलब आपको Fy और FCK ये दोनों ही नहीं पता है, इसलिए ना आप XU निकाल पाइएगा ना आप XU लिमिट निकाल पाइएगा, क्योंकि आप जब ये दोनों निकालते तभी आपका XU लेस देन XU लिमिट आता, तो आप कहते कि ये अंडर रेनफोर्स्ड है। XU ग्रेटर देन XU लिमिट आता तो आप कह देते कि ये आपका ओवर रेनफोर्स्ड है, या फिर इक्वल आता तो आप लिख देते कि ये आपका बैलेंस्ड है। तो क्योंकि आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है Fy और FCK, तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। ये दोनों का ग्रेड बता दीजिएगा तो वो बता सकता है कि ये आपको अंडर रेनफोर्स्ड जाएगा या ओवर रेनफोर्स्ड जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें भी आपका D हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज मोर, उसका ऑप्शंस दे रहा है एट सपोर्ट्स, एट मिड स्पैन, एट क्वार्टर स्पैन, और चौथा है कि सेम इन ऑल प्लेसेस। अब हम लोग ये एक्चुअली आपका शेयर का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि बीम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बीम के साथ ही इसको पूछ लिए। अब आपको समझना है कि क्या होता है। हम लोगों का ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है, तो हम लोग अभी इसमें कॉलम्स नहीं बना रहे हैं। हम लोगों का ये एक बीम है जो आपका यहाँ वॉल के ऊपर खड़ा है, ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं। अब इस बीम में आपको लोडिंग आ रहा है ऊपर से, तो लोडिंग आ रहा है, तो इस लोडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो हम लोगों का शेयर फोर्स क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। अगर ये आपका W है और ये टोटल आपका, अगर ये स्पैन अगर आपका L है तो आपका टोटल लोड क्या हो जाएगा, W इंटू L टोटल लोड हो जाएगा। तो यहाँ WL/2 का एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा और यहाँ WL/2 का एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसा हो जाएगा, ऐसा,
और यहाँ से इस तरह से आकर के ऐसा, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बन जाएगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है और यूडियल है तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा WL²/8। ये आपको बना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब आपको पता है कि आप बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं, ये वाला स्टील प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग मेन अभी AST की हम लोग जो बात कर रहे थे, ये वाला जो स्टील दे रहे हैं ये हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ मैक्सिमम है सेंटर पे, तो हम लोगों को सेंटर के लिए स्टील रिक्वायर्ड आता है, जो हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं, जो निकालते हैं AST रिक्वायर्ड, वो सेंटर पे आता है। जैसे जैसे आप इधर नजदीक आएंगे सपोर्ट पे, वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट कम होते चला जाएगा, वैसे वैसे रिइंफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट कम होते चला जाएगा। तो क्योंकि हम लोगों का यहाँ तक सपोर्ट है तो हम लोग रिइंफोर्समेंट कहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऐसा रिइंफोर्समेंट तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा रिइंफोर्समेंट देंगे तो कंक्रीट यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो हम लोगों को इसको पूरा सपोर्ट के अंदर ले जा करके ऐसे बेंड कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए बॉटम वाला स्टील और टॉप वाला भी स्टील अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है तो। लेकिन जो आप स्टीरअप्स देते हैं इस बीम में, जो आप इस तरह से देखते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स, ये स्टीरअप्स जो आप प्रोवाइड करते हैं ये आप प्रोवाइड करते हैं शियर फोर्स के लिए। अब शियर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम है, इस सपोर्ट पे मैक्सिमम है। ये वाला वैल्यू जो है ये Vmax है, और सेम यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये भी आपका Vmax है। मतलब सपोर्ट पे आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ये शेयर फोर्स का वैल्यू कम होते जा रहा है, और किसी पॉइंट पे आकर के ये शेयर फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है। तो जहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो होता है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है। हम लोग ये चीज़ जानते हैं। तो जहाँ पे आपका सबसे मैक्सिमम फोर्स आएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगेगा स्टील का। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया था तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील रिक्वायर्ड हुआ। तो जब हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो शेयर फोर्स के लिए, तो सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स सपोर्ट पे है, तो सबसे ज़्यादा स्टीरअप्स जो होगा वो इतना क्लोजली हम लोग यहाँ पे देंगे उतना ज़्यादा वो इस शेयर फोर्स को बियर कर पाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको सबसे मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी आप क्लोजली इस तरह से देंगे तो आपको ये शेयर फोर्स को बियर कर पाएगा। बीच में शेयर फोर्स ऑलमोस्ट 0 है, तो बीच में आप क्या कर सकते हैं कि रेनफोर्समेंट स्पेस ये टाइज को स्टीरअप्स को थोड़ा थोड़ा आप दूर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सपोर्ट के नज़दीक आइएगा तो आपको क्लोजली उसको देना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। शेयर फोर्स जहां मैक्सिमम वहां टाइज आपको ज्यादा स्पेसिंग कम स्पेसिंग लगेगा, बहुत ज्यादा टाइज लगेंगे वहां पे। जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वहां पे आपको स्टील जो होगा वो ज्यादा लगेगा। अब क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो हम लोग सिर्फ नीचे वाला स्टील देते हैं। अगर ये फिक्स सपोर्ट होता, यहाँ पे इस तरह से कॉलम चल रहा होता तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मोमेंट भी होता, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से टॉप में भी स्टील चलाते। तो ये जो टॉप और बॉटम के स्टील है ये बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से होते हैं। पॉजिटिव बेंडिंग के लिए नीचे वाला, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए ऊपर वाला। लेकिन जो आपको स्टीरअप्स होते हैं ये आपके शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए दिए जाते हैं। तो शेयर फोर्स सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है, तो सपोर्ट पे आपको रेनफोर्समेंट जो होगा शेयर का, जो स्टीरअप्स होगा वो क्लोजली स्पेस देना पड़ेगा। क्लोज दीजिएगा तो आपको 1 मीटर के स्पैन में आप ज़्यादा से ज़्यादा रेनफोर्समेंट दे पाइएगा। अगर आप स्पेसिंग बड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा तो 1 मीटर के स्पैन में आपका कम रेनफोर्समेंट आ पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज मोर, मतलब कहां पे ज्यादा होता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि एट सपोर्ट्स आपका ज्यादा होता है। तो ऑप्शंस आपको दिया हुआ है सपोर्ट्स, मिड स्पैन, क्वार्टर स्पैन और सेम इन ऑल प्लेसेस। तो सेम भी नहीं होता है, मिड स्पैन पे कम होता है, क्वार्टर स्पैन पे थोड़ा ज्यादा होता है और सपोर्ट पे सबसे ज्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सपोर्ट्स। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए कंटिन्यूअस बीम इज सेड टू बी ए डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। हम लोगों का जो बीम है, ये जो आपका इफेक्टिव स्पैन, मतलब जो आपका ये सेंटर टू सेंटर हम लोग इसकी बात करें कि ये हम लोगों का स्पैन होता है एल। तो ये इफेक्टिव स्पैन अगर आपका, इसका जो रेशियो है एल बाई जो आपका ये इफेक्टिव डेप्थ होता है, जो हम लोग अभी ये बीम है तो इसके हम लोग ये रेनफोर्समेंट तक का जो डेप्थ लेते हैं ये हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ होता है ये वाला। तो ये L बाई डी का जो रेशियो होता है ये अगर आपका 2.5 से ग्रेटर है, इसका मतलब 2.5 से लेस है, ठीक है, 2.5 से लेस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका ये जो डेप्थ है ये इतना ज्यादा है कि ये आपका जो एक पर्टिकुलर स्पैन है उसमें आपका डेप्थ ऑफ बीम बहुत ज्यादा हो गया। जैसे हम लोगों का अगर ये कॉलम है और यहां से आपका एक दूसरा कॉलम चल रहा है, अब इस कॉलम के बीच में हम लोग एक इतना डीप बीम दे दिए हैं कि ये वाला जो डेप्थ है ये आपका 1 मीटर का है, 1000 mm, और ये स्पैन जो है ये आपका 2 मीटर का ही है, फॉर एग्जांपल 2000 mm। तो अब आपके इस 2 मीटर के स्पैन में L बाई डी का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 1000। इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, 2.5 से आपका कम हुआ, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये बीम जो है ये डीप बीम है।
मतलब इस जगह पे आपको इतना डीप बीम देने की जरूरत नहीं थी, आपको छोटा हल्का बीम दे देना था। तो आपका ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों का डीप बीम है या शैलो बीम है? तो वो आपका रेशियो होता है 2.5। इससे कम आएगा तो डीप होगा, इससे ग्रेटर आएगा तो आपका नॉर्मल बीम जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शैलो बीम, शैलो डेप्थ बीम। तो वो हम लोग होता है, उसमें कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। और जब हम लोग डीप बीम में जाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। वो आप लोगों को अभी डिप्लोमा लेवल पे नहीं पता होगा, लेकिन डीप बीम का कैलकुलेशन हम लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है जो बीम में होता है, लेकिन हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड और जो हम लोग रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको अभी बस इतना याद रखना है, क्योंकि आपके बीम के सिलेबस में आपका हो सकता है कि ये डीप बीम का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये 2.5 वैल्यू याद रखना है। अगर आपका L/D का रेशियो 2.5 से कम हुआ तो आपका डीप बीम होगा। तो ऑप्शन में दे रहा है 1.5, 2, 2.5, 3। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 कह रहा है व्हेन द लोड्स आर रिवर्सिंग द बीम इज डिजाइंड एज। जब लोड्स आपका रिवर्स हो जाता है, मतलब आपका एक बीम है, इसके ऊपर से लोडिंग चल रहा है, आपको नहीं पता है कि आप एक बीम बना दिए, हो सकता है कभी लोड ऊपर से आ जाए, कभी लोड इस तरह से नीचे से आ जाए। तो ऐसे केसेस में आप कौन सा बीम बनाएंगे? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, सिंगली रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड और कैंटिलीवर बीम्स। तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड जो बीम बनाते हैं उसका जब हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हम लोग सिर्फ उसमें बॉटम में स्टील देते हैं। अब इसी में आपका अंडर रेनफोर्स हो सकता है, ओवर रेनफोर्स हो सकता है, मगर स्टील तो आपका सिर्फ बॉटम में ही प्रोवाइड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि ऊपर से लोड आ रहा है, इसलिए ये वाला पोर्शन कंप्रेशन में, ये वाला पोर्शन टेंशन में है। लेकिन अगर इसी लोड को हम नीचे से कर दें तो फिर तो मेरा ये वाला पोर्शन कंप्रेशन हो जाएगा और ये वाला पोर्शन टेंशन हो जाएगा। तो जब ये वाला पोर्शन टेंशन हो जाएगा और नीचे से लोड आ रहा है तो हमको टेंशन रेनफोर्समेंट तो ये वाला देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जब लोड ऊपर से आएगा तो स्टील नीचे रिक्वायर्ड होगा, जब नीचे से आएगा तो स्टील ऊपर रिक्वायर्ड होगा। और आपको पता नहीं है कि एक बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं उसमें लोड कभी ऊपर से आ सकता है तो कभी नीचे से आ सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल ऑफ लोड्स। मतलब लोड्स अभी ऊपर है, हो सकता है 1 महीने बाद वो लोड्स नीचे से आपको लगने लग जाए। तो ऐसे केसेस में आपको जो बीम बनाना पड़ेगा वो इस तरह का बनाना पड़ेगा कि इसमें आपको कभी ये वाला टेंशन जोन बनेगा, कभी ये वाला टेंशन जोन बनेगा। तो दोनों में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जब दोनों जोन में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसका नाम आपको पता है कि आप उसको डबली रेनफोर्स्ड बोलते हैं। ओवर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड, ये सारा तो सिंगली रेनफोर्स्ड का ही होता है। इसी में आपको रेनफोर्समेंट हम ज़्यादा दे रहे हैं तो ओवर रेनफोर्स्ड जाएगा, रेनफोर्समेंट कम दे रहे हैं तो अंडर रेनफोर्स्ड जाएगा, या फिर बैलेंस सेक्शन होगा। लेकिन जब आप इस जोन में आकर के जब आप स्टील प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो आपको कहलाता है आपका डबली रेनफोर्स्ड। तो आपने ऑप्शन दिया है सी डबली रेनफोर्स्ड आपका करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बी डबली रेनफोर्स्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन अ डबली रेनफोर्स्ड बीम इज। डबली रेनफोर्स्ड बीम में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम हम लोग कितना दे सकते हैं? हम लोग लास्ट क्लास में सर जो पहला क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोगों के बीम में, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में हम लोग कितना मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि ये अगर हमारा बीम है तो इसके बॉटम में मिनिमम हम लोग दे सकते हैं 0.85/Fy और मैक्सिमम दे सकते हैं 4% ऑफ BD। तो ये तो हुआ आपको टेंशन रेनफोर्समेंट में। तो जब आप कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब आप डबली रेनफोर्स्ड बीम बनाते हैं, तो उस केस में भी आपका ये जो रेनफोर्समेंट है ये भी आपका मैक्सिमम जो होता है वो 4% ऑफ BD ही दिया जाता है। क्योंकि दोनों, अगर मान लीजिए लोड आपका रिवर्सल हो गया तो आपको ये भी, तो फिर आपको वही कंडीशन होगा जो आप अभी यहाँ पढ़ रहे थे। जब इसके लिए 4% होगा तो लोड रिवर्सल होने पे इसके लिए कुछ नया तो होगा नहीं, इसके लिए भी सेम चीज़ ही होगा। तो जो नीचे में 4% है वही ऊपर में भी मैक्सिमम 4% ही देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.04 BD। इसमें आपको परसेंटेज में नहीं दिया, इसमें आपको डेसिमल में दिया है। अदरवाइज आपको परसेंटेज में भी देगा तो डायरेक्टली 4% होगा, डेसिमल में करेंगे तो 0.04 BD हो जाएगा। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका D, 0.04 BD। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबली रेनफोर्स्ड बीम्स आर प्रोवाइडेड व्हेन, 4 ऑप्शन है, डायमेंशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, लोड्स आर इसेंट्रिक, बीम इज कंटिन्यूअस या ऑल ऑफ द अबव। अब एक एक करके ऑप्शन को समझिए। डायमेंशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, जब हम लोगों को हाइट ऑफ द बीम, जो डेप्थ ऑफ द बीम है, जब वो ज़्यादा नहीं देने दिया जाता है। जैसे हम लोग अगर घर की बात करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उसमें मैक्सिमम हाइट 3.3 मीटर तक जाता है। अब अगर आप उसमें 1 मीटर का अगर आप बीम देना चाहते हैं डेप्थ का, तो इसका मतलब है कि आपको क्लियर हाइट कितना मिलेगा, 2.6 मीटर, सॉरी 2.3 मीटर। तो 2.3 मीटर में 2.1 मीटर में तो हम लोगों का एक गेट ही आता है। तो इसका मतलब है कि आपके रूम में, आपके ऑलमोस्ट लिंटल के लेवल तक में आपका अगर ऊपर से बीम ही आ रहा है तो वो बहुत ही बेकार लगेगा, बहुत ही अजीब लगता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लिमिटेशन दे देते हैं कि आप 600 mm से ज़्यादा का बीम नहीं दे सकते।
डेप्थ का। आपको बीम को वाइड करना है, आप वाइड कर सकते हैं, मगर आप डीप नहीं जा सकते हैं। तो आपको एक तो जब हम लोगों का डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड होता है तो उस केस में हम लोगों को डब्ल्यू एनफोर्स देना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोगों का डेप्थ ये लिमिटेड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 600 तक लिमिटेड हो गया और हम लोग इसको सिंगली रेनफोर्स ही बनाना चाह रहे हैं, तो सिंगली रेनफोर्स में हम लोग जो मोमेंट, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है, हम लोग वो कैलकुलेट किए। फॉर एग्जांपल वो निकला आपका 400 किलो न्यूटन मीटर तक का मोमेंट जो है ये सिंगली रेनफोर्स ले सकता है। लेकिन आपके घर में लोड जो आ रहा है उसकी वजह से मोमेंट ही आ रहा है 500 किलो न्यूटन मीटर, तो आपको 500 किलो न्यूटन मीटर को रेजिस्ट करने के लिए सेक्शन और बड़ा देना पड़ेगा। तो जब आप बड़ा नहीं दे सकते तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर देंगे, ताकि ये जो एडिशनल स्टील है ये एडिशनल मोमेंट को आपको क्या करे, जो 100 किलो न्यूटन मीटर का एडिशनल मोमेंट आ रहा है उसको वो रेजिस्ट कर ले। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा कि हम लोग डायमेंशन जब हम लोगों का रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, विड्थ और डेप्थ दोनों हम लोगों को मना कर दिया जाता है कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तब हम लोग सिंगली रेनफोर्स के बदले डबली रेनफोर्स बीम देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग बी में देखते हैं, बीम इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस बीम होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये देखिए, यहाँ आपका इस तरह से कॉलम चल रहा है, फिर यहाँ कॉलम चल रहा है, फिर यहाँ कॉलम चल रहा है, और इसमें आप एक बीम दे रहे हैं लगातार, आपका मतलब 3 कॉलम चल रहा है और आप इस तरह से एक बीम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट समझिए कैसा होगा। आप सबके ऊपर आपका ये, अगर आपका घर है तो सबके ऊपर ऐसे लोड आ रहा है ऊपर से यूडियल, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका फिक्स्ड, क्योंकि कॉलम से सपोर्टेड है बीम, तो यहाँ पे फिक्स्ड बीम होगा, तो फिक्स्ड होगा तो यहाँ नेगेटिव मोमेंट आएगा, और फिर यहाँ से ऐसे पॉजिटिव आते हुए फिर नेगेटिव आएगा, फिर इस तरह से पॉजिटिव आते हुए नेगेटिव आएगा, और इस तरह से करते हुए ऐसे आके खत्म हो जाएगा। तो मतलब है कि आपको सेंटर पे यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पॉजिटिव, तो आपको यहाँ रेनफोर्समेंट, यहाँ रेनफोर्समेंट देना होगा। जब आपका यहाँ पे टेंशन है, नेगेटिव आपका बेंडिंग मोमेंट है, तो आपको यहाँ पे स्टील देना होगा, यहाँ पे स्टील देना होगा, यहाँ स्टील देना होगा, और यहाँ स्टील देना होगा। मतलब जहाँ जहाँ पे नेगेटिव मोमेंट है वहाँ पे स्टील रिक्वायर्ड होगा, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे भी स्टील रिक्वायर्ड होगा। लेकिन दोनों एक साथ रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब एक ही जगह पे नेगेटिव मोमेंट भी है और पॉजिटिव मोमेंट भी है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इस सेक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ नेगेटिव मोमेंट अभी पॉजिटिव नहीं आया है, इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव मोमेंट अभी आया है, नेगेटिव नहीं आया है। फिर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ नेगेटिव है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ नेगेटिव है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है। तो आप किसी भी जगह से अगर आप एक सेक्शन काटेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आपका एक बीम है, इसमें जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे आपको ऊपर में रेनफोर्समेंट दिखेगा, नीचे कुछ नहीं दिखेगा। जहां पे आपका ये सेंटर वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये बीम है, वहां पे आपको नीचे में रेनफोर्समेंट दिखेगा। मतलब आप किसी भी सेक्शन में देखिए तो आपको एक ही जगह पे रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आ रहा है। भले हम लोग प्रोवाइड किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग इशू है। कि हम लोगों का सपोर्टेड नहीं होगा तो हम लोग अंदर तक जाएंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करेंगे कि आपका एक कंटिन्यूअस बीम आ रहा है, इसमें आपका ऐसा ऐसा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो हम लोग कौन सा बीम दे, सिंगली रेनफोर्स दे या डबली रेनफोर्स दे, तो आप कहेंगे डबली रेनफोर्स देने की जरूरत क्या है। किसी भी एक सेक्शन पे एक ही फोर्स आ रहा है, एक ही बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम लोग एक ही के हिसाब से हम लोग एक ही जगह रेनफोर्समेंट देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक रेनफोर्समेंट देते हैं, यहाँ पे जब आपका नेगेटिव मोमेंट जहाँ खत्म हो जाता है वहां से इसको बेंड करके नीचे ले आते हैं, फिर जहाँ पे ये आपका पॉजिटिव मोमेंट खत्म हो जाता है फिर हम लोग बेंड करके ऊपर ले जाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड होता है वहाँ हम लोग स्टील को इस तरह से बेंड करके ले जाते हैं। तो अब आप इसका सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ टॉप में रेनफोर्समेंट दिखता है, यहाँ काटते हैं तो सिर्फ बॉटम में दिखता है, फिर यहाँ काटते हैं तो फिर टॉप में दिखता है। तो इस तरह से करके चलता है। इसका मतलब है कि जब आपका बीम इज कंटिन्यूअस होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको डबली रेनफोर्स ही देना पड़े, आप सिंगली रेनफोर्स दे करके भी काम कर सकते हैं। जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ ऊपर दे दीजिए, जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ नीचे दे दीजिए। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको डबली रेनफोर्स बीम पूछ रहा है कि हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं। तो डायमेंशन जहां पे रिस्ट्रिक्टेड होगा वहां प्रोवाइड करेंगे, बी ऑप्शन नहीं होगा। तो जब बी ऑप्शन नहीं होगा तो डी जो है ऑल ऑफ द अबव ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब है कि डी भी नहीं हो सकता है। तो ए बी डी में से हम लोगों को एक ए मिला है। अब हम लोग सी का भी देख लेते हैं। लोड्स आर इसेंट्रिक, लोड्स इसेंट्रिक होता है तो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बीम है, अब इस बीम के ऊपर हम लोगों का अगर ये सेंटर पे लोड जाएगा तो ये बिल्कुल सेंटर में इस तरह से बेंड करेगा, इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा जो हम लोग ये डायग्राम बना रहे हैं। अगर ये लोड मेरा पेन से जो लोड पड़ रहा है ये लोड सेंटर पे नहीं पड़ के अगर मेरा इस वाले एज पे पड़ेगा तो ये बीम क्या होगा, ये इस तरफ थोड़ा ट्विस्ट करेगा। जब इस तरफ ट्विस्ट करेगा तो उसमें टॉर्जन आएगा, तो टॉर्जन आएगा तो हम लोग टॉर्जन के लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग टॉर्जन अपने डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़े हैं, लेकिन एसएससी जेई लेवल पे पढ़ना होता है। तो आपके इस बीम में अगर टॉर्जन आ रहा है तो आप टॉर्जन के लिए भी एक मोमेंट लीजिएगा, जो टॉर्जन की वजह से मोमेंट आ रहा है। तो आपका जो टोटल मोमेंट होगा जिसके लिए आप डिजाइन कीजिएगा बीम, वो हो जाएगा एम आपका बेंडिंग के लिए प्लस एम आपका टॉर्जन के लिए। आप दोनों को ऐड कीजिएगा, उसके हिसाब से आप रेनफोर्समेंट दीजिएगा। लेकिन ये तो आप सिंगली रेनफोर्स में भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको डबली रेनफोर्स देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए।
जब आपका डायमेंशंस रिस्ट्रिक्टेड होता है उस केस में हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम देते हैं। तो आज के हम लोग ये सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड में हम लोगों को ये टोटल 13 क्वेश्चंस हमको ऐसा लगा जो आपको पता होना चाहिए था। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो गए थे सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड के। बाकी इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट ही है, इसमें थ्योरी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो हम लोग ये 13 क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वाला क्लास जब आरसीसी का होगा तो उसमें हम लोग आएंगे शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। उसके अंदर से अगर आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो सिंगल उसको डिस्कस करेंगे, या नहीं तो उसमें भी हम लोग कॉलम्स को या स्लैब को हम लोग ऐड करके हम लोग 2 यूनिट को मिला करके फिर एक क्लास रख लेंगे। तो इस तरह से होपफुली नेक्स्ट वाले वीक के एंड होते होते आपका आरसीसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकेगा वो सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ताकि अगर आपका एग्जाम 28 या 29 से स्टार्ट होता है तो उस केस में आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मेरे एंड से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको हम लोग आज जो डिस्कस किए हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।